हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 का जो अभी पेपर हुआ है माइक्रोबायोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। ये है पूरा क्वेश्चन पेपर। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटे का समय था, 200 मार्क्स था। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है सारा 1 2 3 4 करके। यहाँ पे पूरा 100 क्वेश्चन हैं। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है जहाँ पे मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और कहाँ से आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है तो, लेकिन और भी चीज़ें जो है साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे। तो एक ही क्वेश्चन पेपर में आप बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज पाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं CSIR नेट 2021 को क्रैक करने के लिए, तो यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो है चरणजीत कौर। इनका जो टॉपिक है वो है फर्स्ट साइकिल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक CSIR नेट, जो स्टार्ट होगा दिसंबर 5 से, स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली। फिर दीपशिखा मैम है, दीपशिखा गोस्वामी। इनका अनअकैडमी कॉम्बैक्ट सीरीज है मिशन 120 प्लस गेट 2021, दिसंबर 7 से स्टार्ट है इनका। नेहा तनेजा है, ये मैम है अनअकैडमी पे। सुपर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट, इनका भी ये सब चीज़ें स्टार्ट हो चुका है। ओके, करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे ये जो सारे एजुकेटर्स हैं इनका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाएंगे, एक एक पे क्लिक करेंगे। जैसे ये हैं डॉक्टर चरणजीत कौर मैम, इनका आप देखेंगे फर्स्ट साइकिल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक CSIR एंड लाइफ साइंसेज के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो सारे कंटेंट है वो हिंदी में दिए गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे वीडियोस, फर्स्ट साइकिल यूनिट 1 एंजाइम काइनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सेल साइकिल रेगुलेशन से भी वीडियोस हैं, RNA प्रोसेसिंग से वीडियोस हैं, कैंसर पे वीडियो हैं, ड्रोसोफिला जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का CSIR नेट के लिए। ड्रोसोफिला पैटर्निंग पे वीडियोस हैं, फाइटो हार्मोन्स पे हैं, BMR पे हैं, जीन मैपिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, हिंदी में है। तो ये आप ज़रूर जो है जाके देखिएगा। ओके, मैं आपको लिंक जैसे मैंने बोला कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड अनअकैडमी कॉम्बैक्ट सीरीज मिशन 120 प्लस गेट 2021 के लिए, लाइफ साइंसेज के लिए, दोनों के लिए है यहाँ पे। ओके, नेट CSIR नेट और गेट 2021 के लिए ये भी जो लेक्चर्स हैं आपको हिंदी में मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बैक्ट सीरीज मिशन 120 प्लस में ये देखिए पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड है, पार्ट थर्ड है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये भी जो है आपका यूज़फुल, आपके प्रिपरेशन के दौरान ये यूज़फुल रहेगा। थर्ड अगर हम बात कर लें, इसका भी लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुपर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेस। तो ये है नेहा तनेजा द्वारा। ओके, ये यहाँ पे ये भी लेक्चर जो है आपका हिंदी में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन आप देखिए इसका टॉपिक का। दिस सीरीज ऑफ सुपर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लाइफ साइंसेज बाय टॉप एजुकेटर नेहा तनेजा विल हेल्प द पेस अप योर प्रिपरेशन लेवल फॉर अपकमिंग CSIR UGC नेट 2020 एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देखिए टॉपिक है अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम, understand plasma membrane structure and function, mechanism of DNA replication, G protein signaling pathway, understand developmental biology of Drosophila, marathon on most important super 6 CSIR net topics। तो ये सारे जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं इनका सारा लेक्चर आप इन जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके इन सब के फ्री लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और एक ऑफर है आपके लिए, स्टार्ट योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन अर्ली एंड बीट द प्राइस हाइक। अनअकैडमी जो है अपने प्राइसेस जो है हाइक करने वाला है, और जब ये अपना प्राइस हाइक करे उससे पहले आप जो है
अगर वहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और ये मेरा कोड है बॉटनी 10, ओके, मेरा कोड है ये। अगर आप जाते हैं, अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या आप भी जब भी आप जाए इस लिंक पे अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपसे वो कोड मांगता है। अगर आप ये डालते हैं बॉटनी 10 करके कोड, तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप आगे के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, प्रिपरेशन जारी करने वाले हैं, तो ज़रूर से आप इसको सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्रिप्शन लीजिए आपको फ़ायदा होगा। अनअकैडमी पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ओके। और बॉटनी 10 कोड ज़रूर डालना मत भूलिएगा, ओके। तो अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। तो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया था, विच एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। ओके, तो ये आप जब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के वो एंटीबायोटिक उनसे प्रोड्यूस होता है, उनके अलग अलग स्पीसीज से। तो पूछा है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से कौन सा आपका एंटीबायोटिक निकलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इसके एक्सप्लेनेशन पे अगर हम चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिस के अलग अलग स्पीसीज से कौन कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक निकलता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से हमें मिलता है, नियोमाइसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से हमें मिलता है। यहाँ पे पूछा गया है आपका क्लोरोमाइसिटिन, जो कि इसका नाम क्या है, क्लोरामफेनिकोल भी इसको हम कहते हैं। ये हमें किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से हमें कौन सा एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, तो वो क्या है आपका क्लोरोमाइसिटिन, ओके। और फिर बाकी और भी इम्पॉर्टेंट हैं, रिप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से, रिफामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनियाई से, कैनामाइसिन है आपका वो स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनोमाइसिटिस से हमें प्राप्त होता है। सभी का अगर हम देखेंगे जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो ये सारे के सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इंटरफियर क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे हैं जो सेल वॉल स्पेसिफिक होते हैं, पर ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करता है, उसको इंटरफियर करता है। सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ फ्री लिविंग होते हैं माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कुछ क्या होते हैं सिम्बायोटिक होते हैं। अब सिम्बायोटिक में भी कुछ रूट न्यूड्यूल फॉर्मिंग होते हैं, कुछ कहीं पे स्टेम वगैरह पे होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन पूछा गया है कि नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया के बारे में बताइए जो फ्री लिविंग हो। तो फ्री लिविंग में आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स जो फ्री लिविंग हो, या जिसे आप कह सकते हैं कि जो नॉन सिम्बायोटिक हो, तो ऐसे ऐसे कौन कौन से आते हैं हमारे माइक्रोब्स, एजोटोबैक्टर, एरोबैक्टर, बेजरेनिकिया, क्लोस्ट्रिडियम, रोडोस्पिरिलम, क्रोमेटियम, क्लोरोबियम और रोडोस्यूडोमोनास, ये सारे आते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें तो राइजोबियम आपका जो है फ्री लिविंग नहीं है, एजोटोबैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर। जैसे मैंने आपको बोला, ये देखिए एजोटोबैक्टर पहला ही, ये क्या है, एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। थर्ड पे चलते हैं हम, पेनिसिलिन जो है इज एन एंटीबायोटिक विच अफेक्ट्स बैक्टीरियल, क्या बैक्टीरियल किस चीज़ को ये प्रभावित करता है वहाँ पे, तो पेनिसिलिन जो है आपका ये आपका एंटीबायोटिक है, जैसे आपने अभी देखा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आप एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे, जैसे कि एक्टिनोमाइसिस से कौन से हमें एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये आपका एक्टिनोमाइसिस का मेंबर है। वहीं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे बैसिलस के हो गए, उनसे अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक मिलते हैं। अब जो आपका पेनिसिलिन है ये एक्चुअली क्या है, फंगल ओरिजिन का है, ओके। पेनिसिलिन किससे हमें मिलता है, पेनिसिलम नोटाटम से मिलता है। लेकिन इसका यहाँ पे पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्चुअली ये करता क्या है,
क्या अफेक्ट करता है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज़ को या डीएनए रेप्लिकेशन को। तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन नोटाटम इसका सोर्स है, इससे हमें प्राप्त होता है। ये क्या करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और अगर इंपॉर्टेंट हम बात करें जो एंटीबायोटिक हैं आपके, तो यहाँ पे क्या है, सिफेलोस्पोरिन है, जो हमें सिफेलोस्पोरियम जो जीनस है उसके स्पीसीज से प्राप्त होता है। ये भी इनहिबिट क्या करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को ही। और एक है आपका ये सारे क्या हैं, फंजाई से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक। तो ये ग्रेसियोफल्विन है जो कि पेनिसिलियम निग्रिकैंस, पेनिसिलियम अट्रकी, पेनिसिलियम ग्रेसियोफल्वम से हमें प्राप्त होता है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पेनिसिलिन का पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो हम जाएंगे इनहिबिट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस के साथ। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, तो हम यही ऑप्शन चूज करेंगे कि ये क्या अफेक्ट करता है बैक्टीरिया का, पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस। ओके, फोर्थ पे आते हैं। पूछा है यहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं स्टोरेज ग्रेन्स में ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ की वजह से, बैक्टीरिया, वायरस, एस्परजिलस फ्लेवस या ईस्ट। तो अफ्लाटॉक्सिन्स की अगर हम बात कर लें तो अफ्लाटॉक्सिन जो होता है मेनली किससे प्रोड्यूस होता है, फंगस है हमारा एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस, उससे हमें मेनली प्राप्त होता है। दीज फंजाई इन्फेक्ट एंड पॉलीफरेट ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जैसे कि क्या किस पे ये होता है, कहाँ पे पॉलीफरेट करते हैं, मेज, पीनट्स, कॉटन सीड्स, सोरगम, ट्री नट्स, कोपरा, कोकोआ बीन्स, स्पाइसेस एंड राइस, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ अफ्लाटॉक्सिन। तो ये वहाँ पे ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ और बातें आप जान लीजिए अफ्लाटॉक्सिन के बारे में। अफ्लाटॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे कॉमरिन रिंग होता है, जहाँ से जुड़ा हुआ होता है क्या, एक अनसैचुरेटेड लैक्टोन मोइटी जुड़ा हुआ रहता है। मोस्ट कैटेगराइज अगर अफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो अफ्लाटॉक्सिन B1 जो है ये वेल कैरेक्टराइज अफ्लाटॉक्सिन है, और एक इसका और मेटाबोलाइट है अफ्लाटॉक्सिन M1। ओके, ये भी इसका क्या है, वेल कैरेक्टराइज अफ्लाटॉक्सिन है, दोनों अफ्लाटॉक्सिन B1 और M1 विच वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन मिल्क, जो सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था आपका, मिल्क में। तो अफ्लाटॉक्सिन कहाँ पे हमें आपने देखा किससे प्रोड्यूस होता है, किसके ग्रोथ की वजह से, एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से। ओके, अब फिफ्थ पे आते हैं। पूछा है यहाँ पे विनेगर इज फर्मेंटेड फ्रॉम एल्कोहल बाय, विनेगर जो होता है वो फर्मेंटेड होता है एल्कोहल से, मतलब एल्कोहल का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है विनेगर। तो ये किससे होता है, बैसिलस सबटिलिस से, एस्टोबैक्टर एसिटाई से, एजोटोबैक्टर से या क्लॉस्ट्रीडियम से डीएम से होता है। तो अगर आप विनेगर की बात करते हैं यहाँ पे, ओके, विनेगर की बात करें तो जो आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई है ये एक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, माइक्रोब है, जिससे क्या हम प्राप्त करते हैं विनेगर। अब ये क्या करता है, एथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है विनेगर को इन वाइन इनटू एसिटिक एसिड। एक्चुअली ये एथेनॉल को कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड में, और विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड का ही डाइल्यूट सोल्यूशन होता है जिसको हम विनेगर बोलते हैं। तो किससे हमें प्राप्त होता है, ये एस्टोबैक्टर एसिटाई की एक्टिविटी की वजह से। 6 पे आते हैं। नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स इस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा था। नियोमाइसिन पूछा है किससे ऑब्टेन्ड होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये एक बार फिर से चलेंगे क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 1 पे। नियोमाइसिन पे आते हैं तो ये आपका सेकंड हो गया नियोमाइसिन, ये हमें किससे मिलता है, सिप्टोमाइसिस फ्रेडी से मिलता है। ओके, तो ये फ्रेडी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 7th पे आते हैं। फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू, अब पूछा है फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है, बैसिलस मेगाथेरियम, ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum, साल्मोनेला टाइफाई किसकी वजह से होता है। तो अगर हम फूड पॉइजनिंग की बात करें सोल्यूशन नंबर 7 पे आते हैं, तो बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं वो कंटामिनेट करते हैं फूड या वाटर को, जो क्या करते हैं, कॉज क्या करते हैं, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस कॉज करते हैं, या हमारे स्टमक में इन्फ्लामेशन होता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग पे। व्हेन फूड इज द सोर्स ऑफ द पैथोजन, अगर पैथोजन का सोर्स क्या है, फूड है, तो इस कंडीशन को हम क्या करते हैं कि फूड पॉइजनिंग हुई है।
और कुछ बैक्टीरिया जो हैं फूड पॉइजनिंग के लिए कॉमन है, वो क्या है, सिगेला के स्पीसीज़ हो गए, साल्मोनेला के स्पीसीज़ हो गए, कंपाइलोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum जो हमारे ऑप्शन में है यहाँ पे, ये देखिए बोtulinum वो भी है यहाँ पे, वो भी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, स्टेफेलोकोकस ऑरियस हो गया, बैसिलस सीरियस हो गया, ई कोलाई हो गया। ई कोलाई के कुछ एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होते हैं वही काज करते हैं। विब्रियो पैराहीमोलिटिकस हो गया, विब्रियो कॉलरी हो गया। तो जो कॉमनली होता है फूड पॉइजनिंग, इसमें से अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना है तो आप किसके साथ जाएंगे, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum के साथ में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज यूज फॉर स्टडिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ डीएनए थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी। कह रहा है अगर आप डीएनए का मेटाबॉलिज्म आपको स्टडी करना है तो आप किसका यूज करेंगे जो ऑटो रेडियोग्राफी के काम में आता हो। ट्राइशिएटेड यूरिडीन, थायमीन, एमिनो एसिड्स और मैनोज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो ऑटो रेडियोग्राफिक मेथड है ये बेलेंजर और लेब्लॉन ने 1946 में और पेल्क ने 1947 में क्या किया था, इसका यूज़ किया था, इसका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जहाँ पे होता क्या है, जो एक्चुअली लोकलाइज करने के लिए किसी केमिकल कंपाउंड किसी टिश्यू में, सेल्स में या अदर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सेल्स में अगर किसी आपको केमिकल को लोकलाइज करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करते हैं जो जाके वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जैसे डिवाइडिंग सेल है तो अगर आप ये जो इसमें ऑप्शन में दिया है, जैसे आप डीएनए का मेटाबॉलिज्म को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जो भी डीएनए का कंपोनेंट होता है जैसे फास्फोरस वगैरह, वहाँ पे आप उसको क्या करिए, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करिए, वो जाके वहाँ पे वो हो जाएगा इनकॉर्पोरेट। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करके आप उसका स्टडी कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। और ऐसा ही ये जो आपका है ट्राइसिएटेड थायमिडीन, जिसको आप 3S थायमिडीन भी बोलते हैं, ये वाइडली यूज़ किया जाता है डीएनए मेटाबॉलिज्म की स्टडी के लिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, ट्राइसिएटेड थायमिडीन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट यूज बाय, जो टर्म है आपका एंटीबायोटिक वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, फ्लेमिंग ने, एस.ए. वेक्समन ने, पास्चर ने और लिस्टर ने। तो अगर बात करें तो इसका सोल्यूशन नंबर 9, सेल्मन जो वॉक्समैन थे ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ही फर्स्ट ये वर्ड एंटीबायोटिक जो होता है यूज़ किया था 1942 में। इनका पेपर भी है अगर आपको पढ़ना है, वॉक्समैन है 1947। व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक और एन एंटीबायोटिक सब्सटेंस, माइकोलॉजिया जर्नल है उसमें छपा था, वॉल्यूम नंबर 39, इशू नंबर 5 और ये पेज नंबर है 565 to 569। DOI भी दिया हुआ है, ये आपको पेपर भी मिल जाएगा। ओके, तो ये एंटीबायोटिक का फर्स्ट यूज़ किसने किया था, ऐसे वेक्समन ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था, बीटी जीन अकर्स इन, बीटी जीन किस में पाया जाता है, ई कोलाई में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में, बैसिलस थुरिनजेनेसिस में या राइजोबियम लेगुमिनोसेरम में। तो जो बीटी जीन्स होता है, बीटी स्टैंड फॉर एक्चुअली बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ओके, तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस या जिसे बीटी आप बोलते हैं, ये कॉमन सॉइल बैक्टीरियम एक्चुअली होता है जिसके जीनोम में जीन्स होते हैं कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स के लिए, जो सभी के लिए टॉक्सिक नहीं है, इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं। फॉर डिकेड्स बीटी हैज़ बीन स्प्रेड ऑन द फील्ड एज एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में हम इसे स्प्रे करते रहे हैं। सेवरल मेजर पेस्ट ऑफ, जैसे कॉर्न के कुछ पेस्ट हो गए वो डिफ़िकल्ट होते हैं और उसके जो केमिकल होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। तो वहाँ पे ये जो आपका इंसेक्टिसाइड है बीटी, वो एक्चुअली ससेप्टेबल होता है बीटी का, तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो बीटी जीन अकर्स इन बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पूछा द इक्वेशन फॉर डेल फैक्टर इज, डेल फैक्टर के लिए कौन सा इक्वेशन है। जब आप डेल फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ये एक मेज़र है एक्चुअली, फ्रैक्शनल रिडक्शन कितना हुआ, फ्रैक्शनल रिडक्शन ऑफ वायबल ऑर्गेनिज्म काउंट प्रोड्यूस बाय अ सर्टेन हीट एंड टाइम रेजिम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये डेल फैक्टर। ठीक है, इसमें वायबल ऑर्गेनिज्म को हम काउंट करते हैं आफ्टर कितना रिडक्शन हो रहा है ऑफ वायबल ऑर्गेनिज्म का आफ्टर अ सर्टेन हीट एंड टाइम रेजिम, कुछ टाइम बाद
इससे हीट वीट प्रोवाइड करा के, और जो डेल फैक्टर है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें, ठीक है, इससे हम ये मतलब डेल फैक्टर का यही आपका इक्वेशन है, जहाँ पे n0 क्या है, इज द नंबर ऑफ वायल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनिशियली, जब वायल ऑर्गेनिज्म इनिशियली जो प्रेजेंट है वो एट द टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट, एंड nt इज द नंबर ऑफ वायबल ऑर्गेनिज्म आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो एक पहले का एक बाद का, तो वही फार्मूला में आएगा, तो ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पूछा है RFLP स्टडीज टेक्निक फॉर, जो RFLP स्टडी टेक्निक है वो किसके लिए है, तो RFLP के बारे में अगर सोल्यूशन पे चलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसका फुल नेम है। RFLP इज अ डिफरेंस इन होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंसेस। अगर हमें होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंसेस में डिफरेंस पता करना है तो हम RFLP का यूज़ करते हैं। दैट कैन बी, अगर उस होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंसेस हैं तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर आप जो जेल वो करते हैं आप उसके बाद, ठीक है, तो वहाँ पे जो फ्रैगमेंट का वो आता है, फ्रैगमेंट डिफरेंट लेंथ का आता है अगर आप डाइजेशन कराते हैं किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये डीएनए है, ये भी होमोलॉगस डीएनए है, अगर इनमें दोनों में डिफरेंसेस आ गए किसी म्यूटेशन की वजह से, तो नॉर्मल जो डीएनए होगा, जैसे मान लीजिए MST1 है, मान लीजिए ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है MSTI1 जो भी होगा, तो उसको हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए 3 साइड्स हैं इसके लिए, तो एक ये फ्रैगमेंट आ जाएगा, एक ये फ्रैगमेंट आ जाएगा। तो नॉर्मल में आपको इस जब एंडोन्यूक्लियस से आप कट करेंगे तो आपको 2 फ्रैगमेंट मिलेगा। वहीं जब जो डिजीज़ हैं उसमें जो सेंटर वाला आपका रिस्ट्रिक्शन साइट था वो तो ख़राब हो गया, म्यूटेशन ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया एक रिस्ट्रिक्शन साइट को। तो जब आप कट करेंगे इससे एक ही फ्रैगमेंट आएगा। तो आप इससे RFLP टेक्निक से आप पता कर सकते हैं कि कौन डिजीज़ है कौन नॉर्मल है। ओके, ये फोटो आपका NCBI से लिया गया है। तो ये सोल्यूशन नंबर 12 था, तो आइडेंटिफाइंग इन डीएनए होमोलॉजीज। 13 पे आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज़ प्रूव टू बी यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ बहुत हुआ है, आपको पता है फॉरेंसिक साइंस में। इसकी वजह से कोई कौन किसका चाइल्ड है ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं, या कहीं पे क्राइम सीन पे हम पता कर सकते हैं कि कौन वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें किसका यूज़ होता है, बैक्टीरियल डीएनए का, राइबोसोमल डीएनए का, मिनी सैटेलाइट का, या cDNA का। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट का, मिनी सैटेलाइट का। और जो मिनी सैटेलाइट होता है एक्चुअली ये रिपीटेटिव डीएनए में आता है। कुछ डीएनए मोटिव्स होते हैं यहाँ पे जो 5 to 50 टाइम्स रिपीट होते हैं। मिनी सैटेलाइट जो होता है ये हाईली वेरिएबल सीक्वेंसेस होते हैं एलिमेंट इन ह्यूमन जीनोम, एंड द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जिसे शॉर्टली आप VNTR बोलते हैं। यही जो टैंडम रिपीट्स हैं, पहली बात तो ये बहुत वेरिएबल होते हैं, सेकेंड इसका टैंडम रिपीट होता है, तो इसकी वजह से कितने रिपीट है और ये वेरिएबिलिटी से हम पता कर सकते हैं। मतलब इसके हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके फॉरेंसिक साइंस में ये इसलिए यूज़ होता है। तो क्या है, मिनी सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन इज इनिशिएटेड बाय, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है किससे इनिशिएट होता है, ल्यूसीन से, लाइसिन से, मेथियोनिन या ग्लाइसिन। तो इसके लिए आप जब ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस सारा पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट कोडॉन है, आपको पता है फर्स्ट कोडॉन मैसेंजर आरएनए में, वहीं से ट्रांसलेशन हमारा स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट कोडॉन क्या होना चाहिए वहाँ पे AUG, जो क्या कोड करता है आपका मेथियोनिन इन यूकैरियोट्स, और आर्किया में वहीं ये N-फॉर्मिल मेथियोनिन एफमेट कोड करता है बैक्टीरिया में या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिन में। तो यूजली क्या है आपका AUG, उससे क्या कोड होता है मेथियोनिन। ये आपने चार्ट बहुत अच्छे से देखा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन जो स्टार्ट होगा वो हमेशा इसीलिए मेथियोनिन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में कंटेन फिम्ब्री, कह रहा है इसमें से कौन किसके पास फिम्ब्री होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बोथ A and B, या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम फिम्ब्री की बात कर लें तो फिम्ब्री या जिसे आप पिलाई भी बोलते हैं, ये थिन प्रोटीन ट्यूब्स होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया में। बोथ आर एबल टू स्टिक बैक्टीरिया टू सर्फेसेस, बट पिलाई आर टिपिकली लॉन्गर एंड फ्यूअर इन नंबर देन फिम्ब्री। जो फिम्ब्री होता है, पिलाई, दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों बैक्टीरिया के सरफेस को स्टिक करते हैं, बट पिलाई आर टिपिकली लॉन्गर। पिलाई क्या होते हैं, वो लॉन्गर होते हैं और फ्यूअर होते हैं फिम्ब्री से।
दे आर फाउंड इन विचुअली ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कॉमनली आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही देखने को मिलेंगे, बट इन नॉट मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, ये देखिए फ्लैजिला काफ़ी लंबा सा, ये फिम्बरी हो गए, कुछ कुछ यहाँ पे पिलाई भी होते हैं। तो जो ये हैं ये कॉमनली कहाँ पे आपको मिलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो वही कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे कंटेन, कहाँ मे कंटेन, तो मतलब दे आर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 15। अभी 100 हमें पहुंचना है, वेट कीजिए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, इसका सेकेंड पार्ट, जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और भी बाकी जितना हो सकेगा वो मैं चीज़ें कवर करूँगा। तो जिससे आपका जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है वो पूरा कवर होगा, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो आपको चाहिए MCQs, जिससे आप ये पता करते हैं कि आपने जो अभी तक चीज़ें प्रिपेयर करा है वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये अच्छा पेपर है। जो लोग माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन, कोई भी हो, माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इसके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।